हेलो बच्चों, आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि वन शॉट लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम एक शॉट में एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो यही वही चैप्टर है भाई, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई ये कोई वैसा विलेज नहीं। इसके पहले दिस इज आवर टेलीग्राम का भाई स्कैनर है, तो इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिल सके और नोट्स भी इजीली मिल सके। ओके, सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो दीज आर द भाई कंटेंट। सबसे पहले तो पालमपुर। पालमपुर रियली में कोई गांव है नहीं, ये हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी एक गांव है। आपको बेसिक चीजें समझाने के लिए एक गांव का कॉन्सेप्ट लिया है, एक गांव की कहानी के हिसाब से पूरा चैप्टर समझाया है। ठीक है, तो दीज आर द कंटेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर का इंट्रोडक्शन भाई। ठीक है, उसके बाद भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट विल द लैंड सस्टेन, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, भाई लेबर कहाँ से आएगी, कैपिटल क्या लगता है फार्मिंग में, ये पढ़ेंगे। फिर भाई सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब सरप्लस क्या होता है कि देखो, कुछ जो हम फार्म में प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ हम कंज्यूम कर लेते हैं, राइट, अपने घर के लिए रख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो जरूरत है उनके लिए रख लेते हैं। अब जो सरप्लस बचता है उसको हम फिर बेचते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम भाई। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हैं भाई यहाँ पर, वो भी पढ़ेंगे हम। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर में, शॉपकीपर्स पालमपुर के, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब हम देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, पता है, इजी पीजी चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर, मजा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो भाई पालमपुर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले दिस इज TRO। ओके, TRO। ठीक है, तो पालमपुर का इंट्रोडक्शन। तो पालमपुर भैया क्या, एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी विलेज है। ये कोई रियल का विलेज नहीं है, कोई असली गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इंडिया में, राइट। ये पालमपुर जो इस किताब में है, ये एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिन किया हुआ एक विलेज है। ठीक है भैया, यहाँ पे फार्मिंग जो है वो सबसे मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग जो है वो सबसे ज्यादा मेन एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटीज भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग ही की जाए, सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है। मतलब अगर कोई मोस्ट ऑफ द लोग अगर हम देखेंगे तो फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, फार्मिंग करते रहते हैं, और कुछ लोग दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसे भैया छोटे छोटे उनकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जहां पे वो अपने हाथों से सामान बनाते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद भैया डेयरीज का काम भी होता है। ठीक है, दूध वगैरह का काम होता है। ट्रांसपोर्ट का, कुछ लोग भाई रिक्शा चला रहे हैं, कुछ किसी का कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, शॉपकीपर्स वगैरह, ये सब एक अलग स्मॉल छोटी 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 एक्टिविटीज है। तो एक हो गई हमारी फार्मिंग, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। फिर ये हो गई हमारी दूसरी अदर एक्टिविटीज जो कि लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया पालमपुर है तो वो एकदम अलग लगे, नहीं, वेल कनेक्टेड गांव है ये, और भैया जो आसपास के विलेजेस हैं उनसे बढ़िया कनेक्टेड है। ओके, अब रायगंज एक जगह है। ठीक है, ये एक बड़ा विलेज है, पालमपुर एक छोटा विलेज है, रायगंज एक बड़ा विलेज है, पालमपुर से बड़ा है, और वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। ठीक है, उसके बाद एक भैया ऑल वेदर रोड क्या होती हैं, जो हर सीजन में चलती हैं। ठीक है, ऑल वेदर रोड्स क्या होती हैं, मैं लिख देती हूं यहाँ पे, ऑल वेदर रोड मतलब हर समय या फिर हर मौसम में चलने वाली रोड। ठीक है, अब रोड का तो यार हिंदी सब जानते, सड़क। ठीक है, तो मतलब कुछ जो कच्ची सड़कें वगैरह होती हैं वो खराब हो जाती, बारिश में टूट जाती है ना, एकदम वहां पे मिट्टी 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 हो जाती है। वहां पे आप कम्यूट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे निकलना इतना दिक्कत हो जाती है ना कि क्या बताएं।
तो ये वाली कौन सी रोड है भैया? ऑल वेदर रोड है, ये हर सीजन में चलने वाली रोड है, हर सीजन में ये रोड चलती भैया, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। आप चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे कुछ भी हो, आप इन रोड्स को यूज कर सकते हो। ये ऑल वेदर है, टूटी फूटी रोड नहीं, अच्छी रोड है, ठीक है भाई। विलेज से जुड़ी हुई है, ये हमारे पालमपुर विलेज से ये ऑल वेदर रोड जुड़ी हुई है और ये रायगंज को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो भाई रायगंज अभी हमने देखा बड़ा विलेज है, ठीक है। तो पालमपुर है, पालमपुर के आसपास अच्छी रोड्स हैं, उन रोड्स की मदद से रायगंज से ये पालमपुर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम शाहपुर जो है ये नियरेस्ट टाउन है, ठीक है। नियरेस्ट टाउन कौन सा है? शाहपुर है नियरेस्ट टाउन। तो ये रोड्स शाहपुर को भी अच्छी कनेक्टिविटी देती हैं पालमपुर से, ठीक है। तो अगर पालमपुर से किसी को रायगंज जाना है तो ये ऑल वेदर रोड की मदद से इजिली जा सकता है। अगर किसी को शाहपुर जाना तो इजिली जा सकता है, ओके भाई, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, अलग अलग टाइप का अच्छा ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या है? करीबन 450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। और वो अलग अलग कास्ट की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही है, हिंदू में सिर्फ ब्राह्मण ही है, या फिर सिर्फ जो शॉपकीपर वाले लोग, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट है, लाइक नॉट ओनली सिर्फ आप बोलोगे सिर्फ ब्राह्मण ही है या सिर्फ क्षत्रिय ही है या फिर कोई सिर्फ शर्मा लोग ही है, नहीं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, 450 फैमिलीज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो एससीज और एसटीज जो हैं वो एक कॉर्नर, विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रही इनइक्वालिटी है ना, अनटचेबिलिटी वाली चीज यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम देखते थे, जो एसटीज और एससीज को ना बोला जाता था कि या तो आप गांव के बाहर रहो, ठीक है, और तो और वो ना उनको एक टाइम पे ऐसा भी बोला जाता था कि आप हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना भी कहते हैं ना लोकेशन चेंज करो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक, जैसे मान लो दिस इज द गांव, ओके, दिस इज द विलेज, ठीक है। अब एसटीज एससी यहां रह रहे हैं और अगर हवा जो है इस तरफ से आ रही है, विंड अगर आ रही है इस तरफ से, विंड अगर इस तरफ से आ रही है तो कहते थे एससीज और एसटीज को टच करते हुए ये विंड क्या विलेज के अंदर आ रही है, तो उनको ये हवा भी छू रही है तो भाई हम अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसी चीजें चलती थी पहले। तो भैया उनको ना क्या करना पड़ता था, एसटीज एससीज को अपना लोकेशन ही चेंज करते रहते थे। अगर भैया यहाँ से हवा आ रही थी तो फिर वो अपनी लोकेशन उठा के यहाँ आ जाते थे कि भैया उनको, क्योंकि बोला जाता था अगर यहाँ से हवा आ रही है तो यहाँ आ जाते थे, तो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, एससीज और एसटीज कहाँ रह रहे हैं? एक कॉर्नर, विलेज के कॉर्नर में रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भाई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। 2 स्कूल्स हैं भैया, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक 1 हाई स्कूल है, ठीक है। स्कूल भी अच्छा है भैया यहाँ पे। इट हैज 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, भैया एक हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है, जहाँ पे आप जाके अपना दवा वगैरह करा सकते हो। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है। The above facts show that Palampur is a fairly well developed village. अब अगर हम कंपेयर करें दूसरे गांव से, जैसे हमने पालमपुर के फीचर्स देखे कि स्कूल है, 2 प्राइमरी हैं और एक कौन सा है, एक है भैया हमारा हाई स्कूल, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी है, डिस्पेंसरी है, उसके बाद भैया लोग बाग फार्मिंग कर रहे हैं, शॉपकीपर है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है। तो ये सारे फीचर्स हैं एक अच्छे डेवलप्ड गांव के, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गांव में हम देखते हैं जहां पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम कहते हैं कि दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, राइट। वो गांव वाले उतने डेवलप नहीं है या वो गांव उतना डेवलप नहीं है। तो इन फीचर्स से हम देख रहे हैं कि पालमपुर जो है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत डेवलप्ड गांव है, ओके। फिर आगे देखते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन अब जो हो रहा है, बहुत थोड़ी ना ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आप वैसे देखना, उसके बाद हम एकदम पालमपुर का ही पढ़ेंगे, ये रिलेटेड है पर थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सब समझ आए। सो ट्राई टू फोकस
कि ये थोड़े आप फैक्ट्स अपने दिमाग में रखो, इनको ना बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एम क्या होता है? एम क्या, हम प्रोडक्शन कर ही क्यों रहे हैं? ताकि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, हम सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्शन का एम क्या है? प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हम चाहते हैं, जो चीजें हम चाहते हैं, जैसे हमने किसी कोई भी कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो खेती कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी फसल अच्छी हो, ठीक है, हमारी फसल अच्छी हो, हमको उसका अच्छा पैसा मिले। तो ऐसी एम क्या है प्रोडक्शन का? कि हम गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर सके, राइट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। अब किसी भी प्रोडक्शन में, कोई भी, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, 4 जरूरतें होती हैं, ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 जरूरतें, ठीक है, ओके। तो 4 रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन के लिए, क्या है वो? और इन 4 रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको यही चीजें लिख देनी है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आंसर है ये, ओके। तो भाई ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या क्या है देखते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या बेटा, यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है ना, फर्स्ट होगा, यहाँ पे स्टेक है यहाँ इसमें, दिस फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ओके, ओनली फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। भाई जमीन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अगर हमें कोई भी, जैसे मान लो अगर हमको इंडस्ट्री लगानी है प्रोडक्शन के लिए, हवा में तो इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं ना, किसी के घर की छत पे तो इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं ना, हम किसी जमीन पे इंडस्ट्री लगाएंगे। अब या तो वो जमीन हम खरीदेंगे, या तो वो जमीन, भाई खरीदते हैं मोस्टली, है ना, या तो हम भाई उसको रेंट पे लेने, पर रेंट पे आपको कितने सालों के लिए वो जमीन देगा, तो हम खरीदेंगे, ठीक है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड, जमीन, ठीक है। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। ये हो गया भैया हमारे पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? तो सेकंड रिक्वायरमेंट में आती है लेबर। चाहे खेती कर लो, चाहे आप इंडस्ट्री लगा लो, यू नीड लेबर, है ना, यू नीड लेबर हु विल वर्क इन योर इंडस्ट्रीज, हु विल वर्क इन योर प्रोडक्शन यूनिट, है ना। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो कहीं भी, तो यू नीड लेबर जो कि हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्शन यूनिट में, है ना, काम करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। क्या है लेबर भैया? लोग जो काम करेंगे, पीपल हु विल डू द वर्क, ओके, दोज पीपल आर लेबर, ठीक है। उसके बाद सम एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। अब एक कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें सिर्फ लेबर का काम है, जैसे खेती है, खेती में उतना ज्यादा जो है नहीं जरूरत होती है, लेबर जो है लगती भाई उनको फसल काटना या कुछ काम करना, तो लेबर इज ओके। बट कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आपको एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है ना, जैसे टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हो गई, या फिर कोई मशीन को हैंडल करना है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल में भी कोई मशीन है, या कोई भी बड़ी मशीन्स को अगर आपको हैंडल करना है, तो लेबर को नहीं पता होगा हर एक लेबर को कैसे करना, बट उस मशीन के बारे में जिसने पढ़ा है, जो एजुकेटेड है, वो वेल ट्रेन्ड होगा, राइट, वो वेल ट्रेन्ड होगा, तो वो उस मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज होती है जहां पे हमें एजुकेटेड लेबर्स के, एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है। फिर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हमें चाहिए वो सिर्फ मैनुअल वर्क करें भैया, ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद भाई थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? ये हुई सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, यू नीड मनी, पैसा पैसा, राइट।
तो यू नीड मनी, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल चाहिए आपको, अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, बहुत सारे, मतलब अगर आप जब इंडस्ट्रीज बना रहे हो तो यू नीड मनी कि आप लैंड खरीदो, फिर ठीक है आप लेबर खरीदो, लेबर को आप वो कर सको, अपॉइंट कर सको, देन यू नीड मनी कि आप भाई वो फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी कर सको, ठीक है, फिजिकल कैपिटल। यू नीड मनी कि आप मशीन्स खरीद सको। उसके बाद ये एक स्टेज हो गई। नेक्स्ट स्टेज पे यू नीड मनी फॉर रॉ मटेरियल्स, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेज पे भैया तुम्हें पैकेजिंग के लिए मनी चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं जहां पे यू नीड मनी, है ना। एवरी स्टेज इन द प्रोडक्शन नीड्स मनी, नीड्स फिजिकल कैपिटल। तो हर स्टेज को चाहिए क्या, पैसा चाहिए भाई, फिजिकल कैपिटल चाहिए, उसको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, तभी वहां से आउटपुट निकलेगा, राइट। फिक्स्ड कैपिटल, भाई फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स होते हैं, मतलब आपने एक बार उसमें डाल दिया पैसा तो फिक्स है, लाइक फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, फिक्स है। जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स, बिल्डिंग्स, भाई बिल्डिंग्स जो है वो फिक्स है ना, फिक्स है। फिर आती है भैया वर्किंग कैपिटल, वो होती है भाई रॉ मटेरियल, इनसे काम होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भाई थर्ड रिक्वायरमेंट। नाउ फोर्थ रिक्वायरमेंट इज व्हाट, फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। अब बेटा ह्यूमन कैपिटल और लेबर में डिफरेंस है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मेजरली वी आर टॉकिंग जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर रिसोर्सेस लगे हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके खुद को उन्होंने कैपिटल बना लिया, राइट। ह्यूमन था, ह्यूमन पे जब आपने इन्वेस्टमेंट की, उसकी एजुकेशन पे, उसकी स्किलिंग पे, उसकी ट्रेनिंग पे, XYZ चीजों पे, और उसके बाद वो जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स बन गया, वो एक कैपिटल बन गया, राइट। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। वो डिफरेंट होता है लेबर से, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल वी नीड नॉलेज, हमें भाई नॉलेज, एंटरप्राइज, वी नीड बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे भाई मान लो अगर हमें किसी से काम करवाना, लेबर से काम करवाना, हमें लैंड को कैसे यूज करना, हमें फिजिकल कैपिटल को कैसे यूज करना, इवन पैसे को भी कैसे यूज करना, उसके लिए भी यू नीड दिमाग, यू नीड विजडम, है ना। अगर आप भाई किसी ऐसे इंसान को, कोई बच्चे को आप बिठा दोगे तो वो उतना ज्यादा समझदार नहीं होगा, कैसे उस पैसे को यूज करे, राइट। तो यहाँ पे आता है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल एक समझदार वर्क फोर्स ना, उसकी जरूरत होती है आपको। तो यू नीड व्हाट, यू नीड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद भाई, अब भाई लैंड इज फिक्स्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई लैंड जो है वो फिक्स है, ठीक है, लैंड तो जो है फिक्स है, ओके। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब यहाँ पे हम पालमपुर का क्या देख रहे हैं, सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है। कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड आता है वो प्रैक्टिकली फिक्स होता है। पालमपुर में 1960 से पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, मतलब पालमपुर में 1960 में जितना कल्टीवेशन होता था, जितना लैंड में कल्टीवेशन होता था, उतना ही आज हो रहा है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि भाई पालमपुर की 1960 में जितनी जनता थी उससे अब धीरे धीरे आबादी बढ़ ही रही है ना। तो भैया ये तो एक्सपैंड होना चाहिए। तो ये भैया दिक्कत वाली बात है। सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ वेस्ट लैंड जो है वो कन्वर्ट हुआ है, उसको कन्वर्ट किया गया है कल्टिवेबल लैंड में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और अब यहाँ पे कोई स्कोप नहीं बचा है, मतलब आप और ज्यादा लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर पाना इज नॉट पॉसिबल हियर, है। तो स्कोप नहीं बचा है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि लैंड जो है फिक्स है, ठीक है। पालमपुर में जो लैंड है वो फिक्स है, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कोई स्कोप भी नहीं है। तो क्या एक ही लैंड से, सेम लैंड से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, ठीक है। जितना भी कल्टिवेबल लैंड है पूरा कल्टिवेट होता है, मतलब सभी उस पर खेती होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो लोग क्या करते हैं, अब उसमें ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक साल में एक ही बार खेती करता है, कुछ नहीं। रेनी सीजन में क्या करते हैं, वो खरीफ क्रॉप उगाते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह उगा लेते हैं, ठीक है। और ये ज्वार बाजरा को कैटल फीड, मतलब जो जानवर होते हैं ना उनको खिलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉडर का काम करता है ये, क्या, यूज्ड एज फॉडर, राइट,
यूज्ड एज फॉडर, ठीक है। अब भाई इसके बाद भाई अक्टूबर दिसंबर वाला जो सीजन आता है उसमें ये पोटैटो उगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विंटर सीजन में दैट इज राबी, उसमें वीट उगा लेते हैं ये, ठीक है, वीट की खेती कर लेते हैं और इस वीट को वो रायगंज में बेचते भी हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब थोड़ा सा कुछ लैंड वाला जो एरिया है, थोड़ा सा जो कल्टीवेट जहां किया जाता है उस वहां पे वो लोग शुगर केन उगाते हैं, ठीक है। फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। अब बताओ यहाँ पे उतना ही लैंड है पर फार्मर्स जो हैं वो 3 डिफरेंट क्रॉप्स, भैया यहाँ पे उन्होंने ज्वार बाजरा उगाया, फिर अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो की खेती कर ली, फिर उन्होंने वीट उगा लिया, फिर भैया शुगर केन भी उगा रहे हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स वो ग्रो कर पा रहे हैं। कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? अब क्योंकि अच्छा इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम, इवन स्मॉल फार्मर्स को भी अच्छा मिल पा रहा है और जो बड़े फार्मर्स हैं उनको भी भाई उनके प्राइवेट ट्यूबवेल्स वगैरह हैं तो वो तो अपने यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई 3 डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इरिगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, अच्छे अच्छे ट्यूबवेल्स लगे हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, राइट। अब भाई फिर आता है एक मल्टी क्रॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? ये पालमपुर के लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट किया। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो भाई बहुत अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाना, राइट, ये कर रहे हैं भाई पालमपुर के लोगों ने, इसको अडॉप्ट कर लिया है और एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे ही अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब भाई उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वगैरह भी अपनाई हुई हैं, ठीक है। अब भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होती हैं कि सिर्फ जैसे अच्छी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो हैं उनको यूज कर रहे हैं ना, हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स होते हैं जिन मतलब एक सीड से आपको बहुत ज्यादा यील्ड मिलती है, राइट, अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो उनकी खेती जो है उनका जो क्या बोलते हैं जो उनका प्रोडक्शन है वो खराब नहीं हो रहा, राइट, ये कर रहे हैं। सिर्फ मैन्योर पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज है, ठीक है, और क्या अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा उसकी वजह से, वीट का, राइस का, इन सब सारी चीजों का अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा है और इसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब खेती बढ़ रही है तो खेती भाई ग्रीन उससे हो गया, क्योंकि पेड़ पौधे, लाइक खेती इज ऑल्सो लाइक ना प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, खेती कर रहे हो तो ग्रीनरी बढ़ रही है, ग्रीन हो रहा है, और रिवोल्यूशन मतलब क्रांति एकदम तेजी से हो गया क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट हुए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो लोगों ने अपना लिए। और आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन भाई हरियाणा और पंजाब में तो इतना चला था ना, हर दूसरे लोग ने, इवन हर इंसान ने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया था, ठीक है, तो काफी जो है ये फेमस हुआ। तो भाई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स हैव मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग। और भाई अलग अलग टाइप की मॉडर्न मशीनरी आ गई, जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, जिससे हम जो फसल को काटना है या खेत को अगर आपको वो करना है, क्या कहते हैं उसका, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, आप प्लोइंग कहते हैं ना, हाँ प्लोइंग कहते हैं शायद उसको, मिट्टी को आप ऐसे ऐसे निकाल, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, ठीक है, वो करना, आपको सोइंग करनी है। उसके बाद आपको इरिगेशन के लिए भैया अच्छी खासे ट्यूबवेल्स हैं। उसके बाद काटना है तो भैया अगर आपके पास थ्रेशर्स हैं, आपके पास हार्वेस्टर है, तो ये मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से भी अच्छी हो रही है खेती, राइट, ये भी हो रही है। तो ऐसे करके हम एक सेम लैंड से अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे भाई क्या लैंड जो है सस्टेन करेगा, रह पाएगा। लैंड है, उस पे हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस जो है वो बढ़ाना है, और हम वो कर भी रहे हैं, पर क्या होगा, क्या वो मतलब लैंड इस चीज को झेल पाएगा,
लेट्स सी, देखते हैं। तो लैंड शुड बी judiciously used in many areas. Green revolution is associated with loss of fertility due to overuse and increased use of chemical fertilizers. तो बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भाई जो HYV सीड्स होती ना, उनको चाहिए रहता बहुत सारा पानी, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा उन्हें पानी चाहिए होता है, ठीक है भाई। और केमिकल फर्टिलाइजर्स हम ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी चली जाती है। तो हमारा क्या हो रहा है, हम ना लैंड को खराब करते जा रहे हैं ना, हम लैंड को खराब कर रहे हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम, ठीक है, लैंड को जो है हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, हमें उसके लिए चाहिए ज्यादा पानी चाहिए, तो हम ज्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भाई ऐसा तो है नहीं है कि पानी ऐसे कहीं से भी फ्री में आ रहा है। ग्राउंड वाटर जो है ना वो खराब हो रहा है, उसका लेवल खराब हो रहा है, उसका लेवल गिरता जा रहा है। तो भाई ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम, वाटर टेबल भी खराब हो रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल गिरता जा रहा है, ठीक है। Once destroyed, it will be difficult to restore. So we must take care of the environment to sustain the land and ensure future development. और अगर ये चीजें एक बार खराब हो जाएंगी, है ना, हमारा लैंड एक बार खराब हो जाएगा, हमारा पानी का वाटर टेबल एक बार गिर जाएगा, अगर अच्छी खासी लेवल पे गिर जाएगा तो वो गया। Once destroyed, it is destroyed. आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्विकली, है ना, उसको क्विकली रिवर्स जो है रिस्टोर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमें देखो सस्टेनेबल, यहाँ पे एक सस्टेनेबल वर्ड आता है, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अब डेवलपमेंट करो, राइट। तो ये चीज आती, तो हमें हमारे इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और फिर हमें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब सस्टेनेबली हमें यूज करना चाहिए, ताकि हम आज भी डेवलपमेंट कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी किसी चीज की कमी ना हो, उनको भी आज का जो इन्वायरमेंट का फायदा मिल सके और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। ओके, अब आता है भैया, एकदम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। तो भाई 450 फैमिलीज हैं पालमपुर में, ठीक है, 150 फैमिली जो है वो क्या है, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो इतनी फैमिलीज जो है वो मोस्टली दलित्स की हैं और इन लोगों के पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद 240 जो फैमिलीज हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं और जो कि 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज में, वो उस पे कल्टीवेट करते हैं। और उनका कल्टीवेशन ऑफ सच स्मॉल प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग सफिशिएंट इनकम। और ये जो है ना छोटे फार्मर्स हैं, ये दीज आर व्हाट, स्मॉल फार्मर्स, दीज आर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं और इनके पास जो प्लॉट्स हैं, जो लैंड है दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर, कम है, और इसमें जो प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, मतलब उनको इससे इनकम सफिशिएंट नहीं होती। 60 फैमिलीज आर ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है, जो 60 फैमिलीज हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स फैमिलीज हैं और मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कल्टीवेट करती हैं, ठीक है। कुछ फार्मर्स जो हैं वो लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स को, मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनका लैंड है, वो भी ऐसी फैमिलीज भी यहाँ पे बिलोंग करती हैं। तो भैया ये ज्यादा रिच है, ठीक है। अब हम देखेंगे भैया लेबर कहाँ से आएगी, ठीक है, लेबर कहाँ से आएगी काम करने के लिए। तो भाई फार्मिंग में चाहिए होता है लेबर, ये तो है, फार्मिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर, ठीक है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं भैया उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो लेबर वगैरह को हायर कर सके और इतना लैंड भी नहीं उनके पास, तो वो अपनी खुद की फैमिली से ही, वो फैमिली वाले ही उसमें काम करते हैं और वो उससे अपना खुद ही लेबर बन जाते हैं, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो जो है थोड़े बहुत लेबर्स को हायर करते हैं उनकी फील्ड्स में काम करने के लिए, ठीक है। हु कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, अब ये लेबर कहाँ से आते हैं, या तो ऐसी फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है वो, या फिर ऐसी फैमिलीज जो छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फार्म लेबर्स आर पेड वेजेस। अब ऐसा तो नहीं फ्री में, कुछ उनको पैसा दिया जाता है जो कि कैश या फिर काइंड में, या तो उनको कैश दिया जाएगा या तो थोड़ा बहुत कह देंगे भाई अनाज ले लो आप, थोड़ा बहुत ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है उनको। तो फार्म लेबर्स जो होते हैं उनको वेज पे किया जाता है। वेजेस वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ऐसा नहीं है कि
वेजेस सबको एक ही मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वेजेस उनको दिए जाते हैं, ठीक है। और क्रॉप टू क्रॉप मतलब एक क्रॉप में उनको हो सकता है ज्यादा वेज मिले, एक क्रॉप में हो सकता है उनको कम वेज मिले, ठीक है। एक फार्म में हो सकता है उनको ज्यादा पैसे मिले, एक फार्म में उनको कम पैसे मिले, तो वेजेस जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। वाइड वेरिएशन है भैया ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भैया कभी उनको मिलती भी है एम्प्लॉयमेंट, कभी नहीं भी मिलती है एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कंडीशन है। देयर इज अ हेवी कंपटीशन फॉर गेटिंग वर्क, और बहुत ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। काम कम है और कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। काम जो है इजीली नहीं मिलता है, गेट वर्क यू हैव टू fight that competition, right? So many times laborers agree to work for low wages. इतने heavy competition की वजह से बहुत बड़ा ये disadvantage है कि laborers जो है उनको काम की जरूरत होती है, they need money, तो वो कभी कभी कम पैसे में भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो, हम इतने पैसे में काम करने को तैयार हैं, रेडी हैं। तो ये चीज भैया हमने यहाँ पे देखी, ओके। नेक्स्ट, अब भाई कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, पैसा कहां से आता है, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अब भाई मॉडर्न फार्मिंग अगर आपको यूज करनी है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने हैं, तो आपको चाहिए उसमें पैसा, है ना। आपको सीड्स खरीदना पैसा चाहिए, अच्छे इरिगेशन करना, ट्यूबवेल्स लगवाने पैसे चाहिए, आपको मशीन्स खरीदने, आपको ट्रैक्टर खरीदने, आपको थ्रेशर खरीदने, आपको हार्वेस्टर खरीदने, यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो। अब भाई जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, अब वो कहां से लेते हैं पैसा, तो वो बड़े फार्मर्स से, या फिर जो विलेज में जो कहते हैं ना मनी लेंडर्स होते हैं, और या जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों से ये पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ और ये होता है इनफॉर्मल लोन्स, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों से ले रहे हो ना, आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से जाके तो लोन नहीं ले रहे हो, तो आप मनी लेंडर से लोन ले रहे हो जो ऐसी ब्याज पे पैसा दे देता है, ठीक है। ट्रेडर से लोन ले रहे हो, तो यहां से जब आप लोन लेते हो तो जो दर होता है ना, जो ब्याज जो आपको इंटरेस्ट देना होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऐसा इन इनफॉर्मल लोन्स का बहुत ज्यादा बहुत हाई होता है, ठीक है। The mostly loans are taken for buying seeds, fertilizers, pesticides, etc. और loans क्यों लिए जाते हैं, ताकि भैया वो seeds खरीद सकें, fertilizer, pesticides ये सब खरीद सकें, तो वो loans खरीद लेते हैं, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं उनकी खुद की, मतलब वो मीडियम, ये मोस्टली जो लोन्स लेते हैं ना ये स्मॉल फार्मर्स लेते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना अमाउंट रहता है, मतलब खेती वगैरह करते हैं तो वो थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेते हैं, तो वो सेविंग्स जो करते हैं तो वो अरेंज कर लेते हैं, मतलब जितना भी उनको पैसे की जरूरत होती है अगली बार की खेती करने के लिए, तो वो उतनी लागत लगा देते हैं, उतना वो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो खुद से ही, मतलब वो केपेबल होते हैं कि वो खुद से, इतनी उनके पास सेविंग्स रहती है कि वो खुद से जाके सीड्स खरीद ले, नहीं पेस्टिसाइड्स ले ले, फर्टिलाइजर्स ले, तो उनको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ता है। दे कैन गेट लोन्स फ्रॉम बैंक एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और अगर उनको लोन चाहिए भी तो वो इनके पास नहीं जाते, मनी लेंडर्स या इनके पास नहीं जाते, वो जाते हैं बैंक्स वगैरह के पास, तो वहां से इनको क्या मिल जाता है, लो रेट पे इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, ठीक है। अब भाई अब देखेंगे खेती की उन्होंने, तो कुछ तो उन्होंने अपने उसके लिए रख लिया है ना, जो अपने जीवन यापन करने के लिए, खुद की भरपाई के लिए, खुद के यूज के लिए उन्होंने रख लिया जो प्रोड्यूस हुआ। अब जो सरप्लस हुआ वो क्या करते हैं, तो फार्मर्स जो है ना वीट प्रोड्यूस किया उन्होंने, तो खुद की फैमिली के कंजप्शन के लिए थोड़ा बहुत रख लेते हैं, उसके बाद जो सरप्लस बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे फार्मर्स, जैसे सविता की एक स्टोरी उसमें दी गई हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सविता जो है उसमें वो स्मॉल फार्मर है, ठीक है। तो उसके पास बहुत लिटिल सरप्लस बचता है वीट का, बहुत छोटा, बहुत लिटिल सरप्लस बचता है, क्योंकि पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन ही उसका बहुत कम है ना। तो भाई उससे जो सबसे ज्यादा, मतलब एक तो उसको लैंड उसके पास कम, ठीक है, उसके बाद उसको उसका अपनी फैमिली भी चलानी, तो लार्ज पोर्शन लैंड कम, तो भैया प्रोडक्शन कम, अब उस प्रोडक्शन में से भी उसको अपनी भाई फैमिली चलाने के लिए भी रखना, तो बहुत कम उसके पास सरप्लस बच पाता है, ठीक है। अगर जो मीडियम और जो बिग फार्मर्स हैं वो जो होते हैं वो वीट बेचते हैं, मतलब हम जो हमारे मार्केट में जो वीट देखते हैं ना, वो स्मॉल फार्मर्स से उतना नहीं आता है, जो इतना अमाउंट में आता है वीट, वो आता है जो मीडियम और जो बिग फार्मर्स हैं वहां से आता है, ठीक है। तो जो मीडियम और जो बिग फार्मर्स हैं जो कि वीट सप्लाई करते हैं मार्केट में, ठीक है,
अब मार्केट जाते हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो वहां से खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर उनको जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको फर्दर टाउन्स और सिटीज में फिर उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स इस व्हीट को खरीद लेते हैं और फिर वो अलग अलग शॉपकीपर्स को बेचते हैं। ओके, लार्ज फार्मर्स कीप देयर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ व्हीट एज वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। जो लार्ज फार्मर्स होते हैं भाई, अच्छा खासा सरप्लस होता है, अच्छा खासा बेचते हैं और जो उनको पैसा मिलता है उसको सेविंग बना के अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में उनको जो कैपिटल की जरूरत होगी, जो पैसे की जरूरत होगी, वहीं से वो लगा देते हैं। ठीक है, अब भाई हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया फार्मिंग वगैरह ये होती है। अब यहाँ पे और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है। ठीक है, फार्मिंग से अलावा तो भैया यहाँ पे डेयरी है। ठीक है, तो डेयरी जो है कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। ठीक है, दूध का वगैरह, दूध का बिजनेस करना, दूध बेचना, ये सब यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, पीपल जो है, जो लोग हैं, हमने देखा था ना 3 सीजन की क्रॉप उगा रहे हैं। तो वो खरीफ में क्या उगा लेते थे, जो ज्वार बाजरा, तो ये क्या अपने कैटल को खिलाने के काम आ जाता है। ठीक है, तो वो अपने ये इस सीजन में उगा लेते हैं, उसके बाद पूरे साल भर ये ज्वार बाजरा वगैरह जो भी फॉडर होता है ये अपनी कैटल को खिलाते हैं। ठीक है, और भैया कैटल को खिलाते हैं, फिर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर मिल्क को कहाँ बेचा जाता है, मिल्क को बेचा जाता है रायगंज में। हमने देखा था ना, नियर बाय एक बिग विलेज है, बड़ा विलेज है, तो रायगंज में बेचा जाता है मिल्क को। ठीक है, 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर से, शाहपुर जो हमने क्या टाउन देखा था। ठीक है, 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के जिन्होंने एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बना के रखा है रायगंज में। ठीक है, तो रायगंज में उन्होंने एक चिलिंग सेंटर बना के रखा है जहां पे दूध को कलेक्ट किया जाता है। ओके, जहां पे मिल्क को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है और अलग अलग टाउन्स और सिटीज पे। ठीक है, तो पालमपुर से मिल्क कहाँ बेचा जाता है, रायगंज में। शाहपुर के 2 ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे कलेक्टिंग सेंटर बना के रखा है, वहां पे मिल्क को कलेक्ट किया जाता है और इस कलेक्टिंग सेंटर से अलग अलग मतलब आसपास के जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, फिर यहाँ से इस मिल्क को बेचा जाता है। ठीक है, तो ऐसा पूरा सिस्टम बना के रखा है डेयरी का। उसके बाद भैया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है भाई पालमपुर में। तो लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड, लेस देन मतलब बताओ 50 तो बहुत ही कम होते हैं, तो लेस देन 50 पीपल जो है इसमें एंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल। मतलब हाथ से ही सामान बनाना, बहुत स्मॉल स्केल पे यहाँ पे काम होता है। ठीक है, छोटे स्तर में। मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट मेनली एट होम, मतलब या तो वो खुद के घर में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या तो भाई खुद की फील्ड में कर रहे हैं और फैमिली ही कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अलग से लेबर को बुलाया जा रहा है, इतना बड़ा उनका बिजनेस नहीं है, इतनी बड़ी वो नहीं है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल पे या तो खुद के घर पे या तो खुद की फील्ड पे फैमिली वाले लोग ही मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भैया क्या है, शॉपकीपर्स जो है, तो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर्स भी है पालमपुर में। ठीक है, तो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर जो है वो शॉपकीपर्स हैं जो कि डिफरेंट मतलब होलसेल मार्केट, जो सिटी में होलसेल मार्केट होते हैं वहां से सामान खरीदते हैं और फिर विलेज में उन सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो भाई होलसेल में सस्ते में सामान मिलता है, सस्ते में सामान खरीदते हैं और विलेज में थोड़े से प्रॉफिट लगा के वो अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसे हमारे पास शॉपकीपर्स भी हैं। उसके बाद दे सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम, बहुत कुछ बेचते हैं भैया, राइस बेचते हैं, व्हीट, शुगर, चाय, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, नोटबुक, पेन, पेंसिल और इवन कपड़े भी। मतलब तो इवन एवरी पीपल यार, जो भी गांव में रहते हैं उनको भी सारी चीजों की जरूरत है, तो ये सारा सामान जो है उनको मिल पाता है इन ट्रेडर्स की मदद से, इन शॉपकीपर्स की मदद से। Some people who have houses close to the bus stand have used some space to open। हाँ, और बस स्टैंड के पास जो लोगों के घर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी छोटी छोटी दुकान बना ली है जहाँ पे जो समोसे, जलेबी, इस टाइप की ईटेबल्स, जो कहते हैं ना हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो चटर पटर खाने का बड़ा मन होता है, लोग बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं कहीं, तो उनको भूख लगती है तो वो खा सकते। तो ऐसी छोटी छोटी ये ईटेबल शॉप से ऐसी दुकानें उन्होंने खोल ली है। तो भैया ऐसे शॉपकीपर्स भी देखने को मिलते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट है भैया वो बहुत फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पे। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा पालमपुर में
अच्छी ऑल वेदर रोड्स हैं, तो रायगंज से भी अच्छा कनेक्टेड है और शाहपुर से भी अच्छा कनेक्टेड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे खासे यहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रिक्शा वाला हो गए, टांगा वाला हो गए, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, ये या फिर बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह भी लोग चलाते हैं, ठीक है। सारे बहुत डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, ठीक है। तो वो लोगों को या फिर जो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और कुछ लास्ट ईयर्स में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लोग जो हैं ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं, ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश, बढ़िया से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, बहुत इजी पीजी सा चैप्टर है, इसको हमने कर लिया फिनिश, ठीक है। तो आपको इसके नोट्स जो हैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ऐप पे भी, हमारे स्कोपलेस ऐप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नेक्स्ट चैप्टर को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।